प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, इसमें आज अपन बात करेंगे सत्ता के प्रत्यायोजन की। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या सत्ता का प्रत्यायोजन लास्ट टर्म पर भी अपन ने इसको डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज अपन इसके और आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सत्ता का प्रत्यायोजन अपन समझते हैं, जानते हैं कि जब एक उच्च अधिकारी अपने कार्यों का बंटवारा करके कुछ कार्य अपने अधीनस्थ को सौंप देता है तो उसको ही अपन सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सारे कार्यों का निष्पादन स्वयं कर सकता है। तो इसलिए आप क्या है कि कार्य अपने अधीनस्थ को सौंप देते हैं। यही डेलीगेशन है और इसी से संगठन का निर्माण होता है। अब यदि अपन इसके प्रोसेस की बात करें, क्योंकि जब अपन ने इसको डिफाइन किया था तो भी अपन ने इस बात को देखा है कि सत्ता का प्रत्यायोजन जो है वो एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, जहां आपको निश्चित कार्यों को संपादित करना होता है, निश्चित विभिन्न कार्य आपको संपादित करने होते हैं। तो डेलीगेशन का प्रोसेस क्या है या इसमें हम किन किन कार्यों का संपादन करते हैं, तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो जो भी उच्च अधिकारी है, जो भी सुपीरियर है, उसको ये बात समझनी होती है, ये बात जाननी होती है कि वो किन किन कार्यों के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायित्व है, यानी उसकी उत्तरदायित्व की सीमाएं क्या क्या हैं। क्योंकि आप डेलीगेशन जब ही कर सकते हैं कि जब आपको खुद को ये तो पता हो कि साहब मुझे ये कार्य करने हैं या मैं इन कार्यों के लिए जिम्मेदार हूँ, उत्तरदायी हूँ। तो सर्वप्रथम उसको ये जानना होता है एक सुपीरियर को कि उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसके कौन कौन से कार्य हैं जो उसको संपन्न करने होते हैं। फिर देखिए, सेकंड स्टेज ये आती है कि उन विभिन्न कार्यों, उन विभिन्न कर्तव्यों में से वो कार्यों को निर्धारित करता है और ये तय करता है कि कौन से कार्य मुझे अपने पास रखने हैं और कौन से कार्य मैं अपने सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ को सौंप सकता हूँ। तो जो अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सुपीरियर अपने पास ही रखना चाहता है, और जो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अधीनस्थ को सौंपता है। तो आप विभिन्न कार्य, विभिन्न कर्तव्यों में आप निर्धारित कीजिए, तय कीजिए कि कौन से कार्य तो आपको अपने पास रखने हैं, यानी जहां आपको डेलीगेशन नहीं करना है, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकते हैं। अब सबऑर्डिनेट को कौन से काम सौंप सकते हैं तो उसमें बहुत से मापदंड आपको देखने होते हैं। उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये काम हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंपें या नहीं सौंपें। सबऑर्डिनेट कितना कॉम्पिटेंट है, आपका उस पर कितना विश्वास है, कार्य की प्रकृति कैसी है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखकर ये तय करते हैं कि ये कार्य हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकते हैं। सामान्यतः जो ऑपरेटिव कार्य होते हैं, यानी जो क्रियात्मक कार्य हैं, वो हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंपते हैं। फिर अगला ये होता है चरण इसमें कि जब आप किसी सबऑर्डिनेट को काम सौंपते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए आप उसको अधिकार प्रदान करते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको अधिकार प्रदान नहीं करेंगे, सबऑर्डिनेट जो है वो कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकता है। तो उस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से सबऑर्डिनेट को कौन कौन से अधिकार चाहिएंगे, उन अधिकारों का निर्धारण करना और वो अधिकार, वो सत्ता सबऑर्डिनेट को सौंपना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। यहाँ हमको यानी सुपीरियर को ये देख लेना चाहिए कि जो भी कार्य उसने सौंपा है उसको पूरा करने की दृष्टि से समुचित या पर्याप्त अधिकार जो हैं वो सबऑर्डिनेट को प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो सुचारू रूप से कार्य का संपादन कर सके।
और फिर जब आप अधिकार सौंपते हैं तो अधिकार के साथ साथ आप उसकी जवाबदेही यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करते हैं। देखिए, अधिकार सौंपना और उसकी जवाबदेही तय करना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। जब मैं अपने सबॉर्डिनेट को कोई अधिकार सौंपता हूँ तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि वो सबॉर्डिनेट उन अधिकारों के लिए मेरे प्रति जवाबदेही हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है। जवाबदेही का मतलब यही होता है कि जो सबॉर्डिनेट है उससे हम ये पूछ सकते हैं, उससे जवाब मांग सकते हैं कि आपने अपने इन अधिकारों का प्रयोग किस तरह से किया है। आपको उसका अकाउंट देना होता है, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब देना होता है। यही चीज़ जवाबदेही होती है। क्योंकि देखिए, डेलीगेशन के अर्थ में अपन ने पढ़ा है कि आप अधिकार दे सकते हैं लेकिन जो सुपीरियर है जिम्मेदारी उसी की बनी रहती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब एक आप सबॉर्डिनेट को अधिकार प्रदान कर रहे हैं तो आपको सबॉर्डिनेट से ये पूछने का पूरा अधिकार है कि वो उन अधिकारों का समुचित जवाब दे कि उसने उन अधिकारों का प्रयोग किस तरीके से किया है। क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सुपीरियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए वो पूछ सकता है कि आपने किस तरह से कार्य किया है, ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों नहीं किया है। तो अधिकारों के प्रति सबॉर्डिनेट की जवाबदेही भी तय करनी होती है। तो ये तीनों चारों प्रोसेस को अपनाते हुए हम डेलीगेशन का कार्य करते हैं। और डेलीगेशन जितना हम प्रभावशाली ढंग से करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक और आगे आता है कि डेलीगेशन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी बातें अपन जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डेलीगेशन जो है वो कई बार कोई बहुत सक्सेसफुल सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेलीगेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं जो हैं वो डेलीगेशन को पूरी तरह से सफल होने से रोकती हैं। तो प्रत्यायोजन की प्रमुख बाधाएं क्या क्या होती हैं? तो देखिए, प्रत्यायोजन की जो बाधाएं हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो ये होता है जो सुपीरियर है, क्योंकि डेलीगेशन हम जानते हैं कि दो पक्षकारों के बीच का मामला है, एक और सुपीरियर है और दूसरी ओर सबॉर्डिनेट है। उच्च अधिकारी है और अधीनस्थ है, दोनों के बीच की व्यवस्था जो है वो डेलीगेशन होती है। तो कुछ बाधाएं तो जो हैं वो सुपीरियर से संबंधित हैं, उसका दृष्टिकोण है, और इसी तरह से कुछ बाधाएं जो हैं वो सबॉर्डिनेट से संबंधित हैं, उसके दृष्टिकोण से संबंधित। सबसे पहले अपन बात करें सुपीरियर यानी जो उच्च अधिकारी है उसकी, कि वो डेलीगेशन क्यों नहीं करता है या क्यों नहीं करना चाहता है। तो देखिए, उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी, साइकोलॉजिकल रीज़न भी इसमें हो सकता है। शीर्ष अधिकारी सारा कुछ समझते जानते हुए भी डेलीगेशन का सहारा क्यों नहीं लेता है? तो उसमें देखिए, बहुत से कारणों में ये हो सकता है कि उसको ये विश्वास हो कि साहब मैं अपने सबॉर्डिनेट से अच्छी तरह से मैं खुद इस काम को परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी आप में चाहे उसको आप कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, या सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं है ये कह लीजिए, या आपको लगता है कि आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुपीरियर की ये भावना कि इस कार्य को मैं ही अच्छी तरह से संपादित कर सकता हूँ, तो इसलिए वो क्या करता है कि डेलीगेशन का सहारा नहीं लेता है। क्योंकि देखिए, डेलीगेशन जो है ये तो आपसी विश्वास की बात है। आपका अगर विश्वास है तो आप डेलीगेशन करेंगे, और विश्वास नहीं है तो आप डेलीगेशन नहीं करेंगे। फिर दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप में यानी जो सुपीरियर है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कोई आदेश दे सके, यानी सुपीरियर की कमी है। वो आदेश देने में एक तरह से असमर्थ महसूस करता है।
यानी उसमें इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, या उसको लगता है कि मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं वो मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कुछ उनसे कहूँ वो करेंगे नहीं, बाद में मेरी एक तरह से जो है अप्रभावशीलता शो होगी, तो वो आदेश देने से एक तरह से कतराता है, उससे बचना चाहता है, और वो फिर अल्टीमेटली यही सोचता है कि यार खुद में चूंकि उसका विश्वास नहीं है पूरी तरह से, तो वो खुद यही कि यार मैं ही कर लूँगा इस काम को, अपने अधीनस्थ को काहे को दूँ मैं। फिर कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, आपका अधीनस्थ आपको लग रहा है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, या मेरी बात मानेगा नहीं, या आपके उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या आपके मन में ये भावना भय है कि ये बेईमानी कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप अपने अधीनस्थ पर पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप डेलीगेशन करने से बचते हैं। फिर संस्था की नियंत्रण व्यवस्था, संस्था का एनवायरनमेंट, वातावरण ऐसा नहीं है कि जहां एक अच्छी सुदृढ़ नियंत्रण की व्यवस्था हो। तो जब नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होती है तो सुपीरियर को ये डर लगता है कि अगर कल को कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बात हो गई, तो फिर मैं अपने सबॉर्डिनेट पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि संस्था का वातावरण जो है वो अच्छा डिसिप्लिन्ड नहीं है, और नियंत्रण है नहीं, तो नियंत्रण अनुशासन के अभाव में वो डेलीगेशन करने से बचता है। देखिए, संस्था बहुत सिस्टमेटिक हो, बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो, पर्याप्त कंट्रोल हो, सभी अनुशासन का पालन करते हों, तो डेलीगेशन करना आसान हो जाता है सुपीरियर के लिए। लेकिन अव्यवस्था है, अनुशासन नहीं है, नियंत्रण पर्याप्त अच्छा नहीं है, मनमर्जी करते हैं लोग बाग, तो फिर डेलीगेशन करने से जो सुपीरियर है वो घबराता है, डरता है। फिर जब आप डेलीगेशन करते हैं तो हम जानते हैं इस बात को कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर की ही बनी हुई है, तो वो जोखिम उठाने की उसमें भावना है या नहीं है। अगर उसमें जोखिम उठाने की भावना है जब तो वो डेलीगेशन करेगा, और अगर उसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, जोखिम उठाने की भावना या क्षमता नहीं है, तो वो डेलीगेशन नहीं करेगा। और अंत में जो सुपीरियर है उसके मन में कई बार ये भावना भी आ जाती है कि अगर मैंने डेलीगेशन कर दिया, अगर मैंने अपने अधीनस्थ को काम सौंप दिया, तो अधीनस्थ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, और उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को ओवरशैडो कर दे। ओवरशैडो का मतलब है कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला व्यक्ति बन जाए। तो इसलिए कि अपने अधीनस्थ की का पद जो है वो एक तरह से पद, या आप ये कहें कि उसका कद कहीं मेरे से ज़्यादा नहीं हो जाए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस संस्था में नहीं मिलने लग जाए, उसकी संस्था में ज़्यादा पूछ नहीं हो जाए, इसलिए वो डेलीगेशन करने से घबराता है, डरता है। तो देखिए, ये बहुत से कारण हैं जिन कारणों से एक सुपीरियर जो है वो डेलीगेशन को अपनाता नहीं है या उससे कतराता है। अब इसमें साइकोलॉजिकल कारण भी हैं, व्यक्तिगत कारण भी हैं, संस्थागत भी हैं, सभी तरह के कारण हैं। अब दूसरी ओर यदि हम अधीनस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अधीनस्थ में अगर मान लीजिए मोटिवेशन नहीं है कि यार कौन नई जिम्मेदारी ले, कौन नया काम सीखे, काय को चक्करों में पड़े, तो वो डेलीगेशन स्वीकार करने से बचने की प्रवृत्ति रखता है। संस्था में मान लीजिए साधनों का अभाव है, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से क्या है, अधीनस्थ को लगता है कि काम ठीक प्रकार से मैं संपन्न नहीं कर पाऊंगा, तो वो डेलीगेशन से बचने की प्रवृत्ति रखेगा। पर्याप्त संसाधन हों तो कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, जब तो आप जो भी कार्य सौंपा जाए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहाँ साधनों का अभाव है,
तो साधनों की व्यवस्था करना एक मुश्किल है। तो वहाँ अधीनस्थ जो है वो बचना चाहता है। फिर जिस तरह से सुपीरियर में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए वो डेलीगेशन नहीं करता है, उसी तरह से सबऑर्डिनेट के साथ भी ये बात लागू होती है कि अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी डेलीगेशन से बचना चाहता है, वो भी स्वीकार करने से बचना चाहता है। उसको खुद पे विश्वास ही नहीं है कि ये काम मैं संपन्न कर सकता हूँ। वो अपने आप को चाहे अंडर एस्टिमेट करता हो या मान लीजिए उसमें इतनी योग्यता क्षमता नहीं है, जब वो दूसरों से कंपेयर करता है तो हीन भावना से ग्रसित है। कारण चाहे कुछ भी हो, अगर उसका आत्मविश्वास नहीं है तो वो डेलीगेशन स्वीकार नहीं करना चाहेगा। फिर एक कारण ये भी होता है कि अगर उसका मान लीजिए डेलीगेशन का पास्ट एक्सपीरियंस, विगत अनुभव अच्छा नहीं रहा है तो भी वो नए कार्य को स्वीकार करने से बचेगा कि अजी साहब पहले भी मुझे ये काम सौंपा था, उसमें बहुत दिक्कत आई, बॉस ने मुझे बहुत तंग किया या मुझे आर्थिक रूप से नुकसान हुआ या कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा नहीं है तो वो फ्यूचर में भी यही मानकर चलेगा कि आगे भी मुझे यही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो उससे बचने की प्रवृत्ति रखता है। और फिर कई बार जो है वो सबऑर्डिनेट में एक ये भावना भी आ जाती है कि यार कल को काम बिगड़ गया या सही प्रकार से नहीं हुआ तो मेरी आलोचना होगी, संस्था में मुझे एक हंसी का पात्र बनाया जा सकता है, या सुपीरियर जो है वो मेरी ACR बिगाड़ सकता है या मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यानी उसको अपनी आलोचना का भय रहता है, डर रहता है, डिसिप्लिनरी एक्शन से वो घबराता है। तो इन सब वजह से वो यही सोचता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वही बढ़िया है, नए उत्तरदायित्व को लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो किसी न किसी बहाने से उससे बचना चाहता है। तो देखिए ये कुछ बाधाएं हैं, इन बाधाओं को यदि हम दूर कर लें तो डेलीगेशन जो है वो एक बहुत सशक्त और अच्छा साधन माध्यम बन सकता है। अब ये बाधाएं कैसे दूर हों, तो ये जो खास तौर से संस्था के शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं उनके सोचने का विषय है कि वो इस तरह का वातावरण परिस्थितियां उत्पन्न करें जिसमें ना सुपीरियर घबराए डेलीगेशन करने से और ना ही सबऑर्डिनेट घबराए उनको स्वीकार करने से।